एमबीबीएस व पीडियाट्रिक एमडी इन पीडियाट्रिक की डिग्री हासिल की है। आपने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से फर्दर एजुकेशन किया और आपने संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट से फेलोशिप की डिग्री प्राप्त की। आपका वर्क एक्सपीरियंस वेदांता हॉस्पिटल व बीएल कपूर हॉस्पिटल का है। वर्तमान में 1 वर्ष से आप फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में एडिशनल डायरेक्टर व हेड के रूप में पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपेटाइटिस पर कार्यरत हैं। हम इस अखिल भारतीय के राष्ट्रीय मंच पर डॉक्टर दीपक गोयल का हम सभी सदस्य जोरदार स्वागत करते हैं। डॉक्टर दीपक गोयल। थैंक यू आप सबको थैंक यू इंट्रोडक्शन के लिए। मेरी आवाज आ रही है शायद सबको? आ रही है। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। और मैं स्लाइड शेयर कर लूं, स्टार्ट कर दें प्रेजेंटेशन? जी स्टार्ट कीजिए। विजिबल है मेरी स्लाइड सबको? हाँ। ओके, तो आज हम 19 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। और जैसा कि अभी हमने बात करी कि लिवर हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। और सो हमें हमारा फर्ज बनता है कि हम लिवर की देखभाल अच्छे तरीके से करें। मैं लिवर के बारे में थोड़ी बहुत कुछ बातें बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बोलूं और ज़्यादा बोरिंग ना हो, और उम्मीद करता है कि आप लोगों को ठीक लगेगा। मैं, जैसा कि मैडम ने बताया, मैं पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजी, मतलब मेरा स्पेशलाइजेशन बच्चों का लिवर डिजीज वगैरह में ज़्यादा देखता हूँ। मैं बर्थ से लेके 20 ईयर्स तक का, और एडल्ट का भी देखता हूँ, बट प्राइमरीली मेरा जो है फोकस और मेरा इंटरेस्ट है वो बच्चों का लिवर डिजीज में है। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप बच्चों में भी लिवर की प्रॉब्लम होती है क्या? तो हम उसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। तो बड़ों में तो खैर है ही काफ़ी ज़्यादा लिवर की प्रॉब्लम, लेकिन बच्चों में भी बहुत लिवर की प्रॉब्लम होती है। ऑल दो उसके कारण थोड़े से अलग होते हैं बड़ों के कंपैरिजन में। तो मैं फोर्टिस हॉस्पिटल से अटैच्ड हूँ। फोर्टिस गुड़गांव, फोर्टिस ओखला और फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो हम लिवर, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है शायद सबको? बिल्कुल सही आ रही है डॉक्टर साहब। ओके, हम अभी लिवर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि लिवर हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है लिवर। और अप्रोक्सीमेटली एक एडल्ट के अंदर 1400 टू 1600 ग्राम्स तक का वे करता है लिवर। और हमारी बॉडी में राइट अपर साइड पे, राइट अपर क्वाड्रेंट बोलते हैं हम, तो हमारे एब्डोमेन के राइट और अपर पार्ट में लिवर मौजूद होता है। और भगवान ने अच्छा मैकेनिज्म दिया हुआ है कि वो जो रिब केज होती है, रिब केज लिवर के ऊपर होती है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए ये रिब केज है, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के, जैसे कि लंग्स, हार्ट और लिवर, इनको, और स्प्लीन भी, इन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को प्रिजर्व रखने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने एक तरह से कवच प्रोवाइड किया हुआ है, जिसको हम रिब केज कहते हैं। तो लिवर भी उसमें सुरक्षित रहता है। और नॉर्मली हम लिवर को एब्डोमेन में फील नहीं कर सकते, बट कभी कभी लिवर किसी बीमारी की वजह से बड़ा हो जाता है, तब हम उसको रिब केज के नीचे फील कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली लिवर फील नहीं होता हमें, और छुपा हुआ होता है। अब लिवर के वैसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, अगर हम गिनने बैठे तो ऑलमोस्ट 200-300 से भी ज़्यादा फंक्शंस हैं। पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं लिवर के, जैसे कि ब्लड को क्लीन करता है। हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं, बहुत सारा अमोनिया जनरेट होता है। तो सारा अमोनिया लिवर में जाता है, लिवर उसको यूरिया में कन्वर्ट करके यूरिन में निकाल देता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करता है लिवर ब्लड से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। काफ़ी सारे हॉर्मोन्स हैं हमारी बॉडी में, जिसको लिवर कन्वर्ट करता है, विटामिन डी वगैरह जैसे विटामिन्स, और बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जो हमारा खून को, जब भी हमारे को कट लगता है तो हमारी बॉडी से खून रिसता है, और तो वो आपने देखा है ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स में blood हो जाता है।
उसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। इसको भी ढंग से जारी रखने के लिए लिवर बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये ब्लड क्लॉटिंग होती है और अननेसेसरली ब्लड को रोकने में हेल्प मिलती है। सो और फिर हम सब जानते हैं कि लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है, यानी कि पित्त बनाता है। तो उस वो पित्त लिवर से नलकी से होते हुए और इंटेस्टाइन में जाता है। तो वो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बाइल प्रोड्यूस करके लिवर डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हेल्प करने के लिए। और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी लिवर के अंदर बनते हैं, जो कि बॉडी में हमारे फंक्शनिंग के लिए डेली में बहुत हेल्प करते हैं। ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए भी लिवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी अगर हम बहुत लंबे समय तक अगर हम फास्टिंग पे हैं और हमने कुछ नहीं खाया, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज मेंटेन होती है वो भी लिवर के थ्रू ही होती है। और कभी हम सपोज ज़्यादा भी खा लें तो लिवर उसको टैकल करता है और सारा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हैंडल करके हमारी ब्लड शुगर को ना ज़्यादा बढ़ने देता है और ना बहुत ज़्यादा फॉल होने देता है। ऑफ कोर्स पेंक्रियाज का भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पर पेंक्रियाज के साथ साथ लिवर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके अलावा ये तो मैंने मेन इंपॉर्टेंट रोल्स बताए हैं, इसके अलावा भी लिवर के बहुत रोल्स होते हैं। सो हम सबको पता है कि लिवर हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, और विदाउट लिवर हम 1 मिनट भी या 2 मिनट से भी ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। अब आपने सुना होगा हेपेटाइटिस, सबके मुंह से या फ्रेंड्स रिलेटिव्स के मुंह से कि हे उसको हेपेटाइटिस हो गया। तो हेपेटाइटिस क्या होता है एग्जैक्टली? हेपेटाइटिस में जो एंड में ITIS जुड़ा है, इटिस, वो इन्फ्लामेशन के लिए होता है। तो जब भी हमारी लिवर को किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन है या किसी प्रकार का धक्का पहुंच रहा है या चोट पहुंच रही है, तो हम उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। तो इंग्लिश में हम मतलब डिस्क्रिप्शन के तौर पे कोई भी इन्फेक्शन, इरिटेशन या किसी भी प्रकार की इंजरी हो या लिवर को कोई भी नुकसान हो और लिवर में इन्फ्लामेशन हो, उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस दो तरह की होती है, एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस। सो एक्यूट हेपेटाइटिस हम तब बोलते हैं जबकि लिवर की जो इंजरी है वो लेस देन 6 मंथ्स हुए हैं उसको हुए हुए। और क्रॉनिक हम तब बोलते हैं जबकि बहुत लंबे टाइम से लिवर पे इंसल्ट चल रही है और 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं लिवर की प्रॉब्लम को चलते हुए। तो ग्रॉसली हम ये बोल सकते हैं, अगर छोटी प्रॉब्लम है तो एक्यूट प्रॉब्लम है, और लंबे समय से चलती आ रही प्रॉब्लम है तो वो क्रॉनिक प्रॉब्लम है। ये क्यों हम बात कर रहे हैं इसका आगे हम एक बार डिस्कस करेंगे। अब हेपेटाइटिस यानी कि लिवर इंजरी बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें वायरल हेपेटाइटिस है। वायरल आप सब जानते हैं, वायरल बहुत से तरह के हैं, उसमें हेपेटाइटिस A, B, C, D और E इम्पॉर्टेंट वायरसेस हैं। इसके अलावा कुछ टॉक्सिन्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं, और जैसे ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, ये भी टॉक्सिन्स हैं जो कि लिवर को डैमेज करती हैं। काफी बार ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है कि आपकी खुद की इम्यूनिटी आपके लिवर को तंग कर रही है, उसकी वजह से भी लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको हम ऑटो इम्यून लिवर डिजीज बोलते हैं। और आजकल फैटी लिवर भी आप लोग सुन रहे हैं, लिवर में एक्सेस फैट जमा हो जाता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसकी वजह से भी लिवर में डैमेज हो सकता है। बहुत सारे मेटाबॉलिक और जेनेटिक कंडीशंस की वजह से भी लिवर में हेपेटाइटिस हो सकती है, और काफी बार कोई कारण नहीं होता, उसकी वजह से भी हो सकती है। अब ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है कि हमको कैसे पता चले कि हमारा लिवर अफेक्टेड है। तो लिवर काफी सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि किसी इंसान में हो तो हमें सोचना चाहिए कि उसको लिवर की प्रॉब्लम है। काफी लोगों में कोई सिम्टम नहीं भी होते इनिशियल स्टेज में, जब लिवर को हल्का फुल्का धक्का पहुंचा है तब हो सकता है कि कोई सिम्टम ना हो और सिम्टम थोड़े टाइम बाद अपीयर हो। अगर सिम्टम होते हैं तो टायर्डनेस होती है, वीकनेस है, भूख ना लगना, डार्क यूरिन होना, डार्क येलो कलर का यूरिन आना, जॉन्डिस होना, आईज में येलोनेस दिखना, रिकरेंट वॉमिटिंग होना, अपर एब्डोमेन पे जहाँ पे लिवर सिचुएटेड है वहाँ पे पेन एब्डोमेन होना, हल्का फीवर आना, या मेंटल कंफ्यूजन, या एडवांस लिवर की स्टेज होती है तब मेंटल कंफ्यूजन या सुस्ती होना या बहकी बहकी बातें करना, इस तरह के सिम्टम्स लिवर डिजीज में देखे जा सकते हैं। इसमें से जॉन्डिस और भूख ना लगना तो हम सब जानते हैं, बट इसके साथ साथ रिकरेंट वॉमिटिंग होना, पेन एब्डोमेन, फीवर और इस तरह के सिम्टम हो
तो भी हमेशा अलर्ट रहें कि कहीं आपको लिवर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब एक शॉर्ट में थोड़ा वायरल हेपेटाइटिस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई 5 तरह के होते हैं। इसमें से ए और बी के लिए हमारे पास वैक्सीन है, जो कि आप सब जानते हैं, आजकल बच्चों को भी लग रहा है। उस इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और इससे इजीली हम वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है और हम इजीली उससे हम सुरक्षा करी जा सकती है हेपेटाइटिस ए और बी से। अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी, डी और ई का हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। ज्यादातर इम्पोर्टेंट जो वायरस हैं वो ए, बी, सी और ई हैं। इसके बारे में हम हल्का सा थोड़ा सा समझ लेते हैं। आयुष, सो कभी भी आपकी बॉडी में कोई वायरस आए या एक्यूट हेपेटाइटिस हो या कोई भी आप इंजरी हो, आपने कोई दवाई ली या आपको फैटी लिवर हो रहा है, तो वो सबसे पहले एक्यूट हेपेटाइटिस करेगा। अगर आपने उसको राइट टाइम पे नहीं रोका और वो इंजरी आपकी बॉडी में चलती ही रही, तो वो एक्यूट से लेकर क्रॉनिक हेपेटाइटिस में चेंज हो जाएगी। हमने डिस्कस किया था कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस तब होती है जब मोर देन 6 मंथ्स हो जाए। फिर आपने एक टर्म सुनी होगी सिरोसिस। तो जब भी क्रॉनिक हेपेटाइटिस बहुत लंबे समय तक चलती रहे और ऐसी स्टेज आ गई कि आपका लिवर काफी हद तक डैमेज हो चुका है, मोर देन 80%, उस स्टेज को हम सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस का मतलब एंड स्टेज लिवर डिजीज भी होती है। किसी भी तरह की इंजरी हो लिवर में, अल्टीमेट रिजल्ट इज सिरोसिस, इट कैन बी सिरोसिस। और सिरोसिस से डेथ होना हमने स्वाभाविक है, अगर लिवर नहीं काम कर रहा तो स्वाभाविक है कि डेथ हो सकती है। तो हेपेटाइटिस ए और ई हमेशा एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं और बी और सी क्रॉनिक हेपेटाइटिस करते हैं। अब ग्रॉसली हम देखें, अगर पिक्चर में या फोटो में देखें, तो हेल्दी लिवर स्मूथ होता है और शाइनी होता है। और जो सिरोटिक लिवर है, जो कि हम बात कर रहे हैं कि लिवर खराब हो चुका है, वो नोडुलर लिवर होता है, उस पे बड़े बड़े नोड्यूल्स बन जाते हैं और वो छूने में बहुत हार्ड होता है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल हेल्दी लिवर। तो थोड़ा सा बस जान लें कि हेपेटाइटिस ए और ई गंदे खाने या पानी की वजह से होता है। और आपके क्लोज कांटेक्ट में कोई पर्सन हो या आप जिसके आप जैसे घर के फैमिली रिलेटिव्स या स्कूल्स में या डे केयर सेंटर में अगर आपने बच्चे को भेजा और हेपेटाइटिस ए है उस बच्चे को, तो और बच्चों को होने का चांस है उसमें। तो ज्यादातर ये ब्लड से नहीं होता और गंदे खाने पीने की वजह से होता है। जबकि उसके विपरीत हेपेटाइटिस बी और सी ज्यादातर खाने पीने से नहीं होता। ये आपके कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी या सी होता है, जैसे कि आप नॉन स्टेराइल, कोई लोग टैटू कराते हैं, वो नीडल यूज कर रहे हैं, या किसी को डायलिसिस चल रहा है और डायलिसिस में उसको फ्रीक्वेंट ब्लड लग रहा है, तो कहीं से ब्लड से हेपेटाइटिस बी या सी आ गया। या आप किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में जा रहे हैं और वहां से आप अपना नीडल या किसी तरीके के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, या किसी छोटे मोटे डेंटिस्ट से आप अपना प्रोसीजर करवा रहे हैं जिसको नॉलेज नहीं है इन्फेक्शन और डिसइंफेक्शन की, तो ऐसी चीज़ों की वजह से आपको हेपेटाइटिस बी या सी हो सकता है। या जो लोग ड्रग अब्यूज करते हैं या बॉडी पियर्सिंग कराते हैं लेडीज में, या जैसे हम बच्चे होती हैं फीमेल्स, उनकी अगर हम नोज पियर्सिंग या ईयर पियर्सिंग करवा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि अच्छी जगह या किसी डॉक्टर से करवाएं। क्योंकि जो निडल वो यूज कर रहा है नियर बॉडी पियर्सिंग के लिए, अगर वो किसी और को उसने यूज करी है और वो बिगर साफ की आपको यूज कर रहा है, तो आपको चांसेस हैं कि हेपेटाइटिस बी या सी हो सकता है। अनसेफ सेक्स से भी अगर पार्टनर है, अगर पार्टनर में किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है और अगर आप सेफ सेक्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपको भी हेपेटाइटिस बी या सी होने का डर है। और कई बार आप ब्लड को टच कर रहे हैं, कहीं पे आपने ब्लड गिरा हुआ देखा, आपने सफाई करी ब्लड की और आपके हाथ में छोटे मोटे कट हैं, तो उस अगर वो ब्लड कंटेमिनेटेड है, उस ब्लड की कंटेमिनेशन की वजह से भी अगर आपके हाथ में कट लगे हुए हैं, तो आपको हेपेटाइटिस बी या सी हो सकता है। अगर मदर को हेपेटाइटिस बी या सी है, तो बच्चे को भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर बर्थ हो सकता है। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज का हमेशा हेपेटाइटिस बी और सी चेक कराया जाता है आजकल। या कहीं आप शेविंग, या जेंट्स के लिए अप्लाई होता है कि वो हेयर कट या शेविंग के लिए जा रहे हैं, और अगर जो बार्बर है या नाई है उसने कंटेमिनेटेड रेजर यूज किया है, तो आपको चांसेस है कि हो सकता है।
कई बार हमारी मिथ्स होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि स्नीजिंग, कॉफिंग, हगिंग, किसिंग या साथ खाने से या ग्लास शेयर करने से या हाथ मिलाने से या सेम टॉयलेट सीट यूज करने से इनसे हेपेटाइटिस बी और सी नहीं होता। तो हमने जैसा डिस्कस किया है कि हेपेटाइटिस बी और सी जनरली ब्लड या बॉडी फ्लूइड के कंटेमिनेशन की वजह से हेपेटाइटिस बी या सी होता है। हेपेटाइटिस बी और सी को आजकल हमारे पास अच्छी मेडिसिन आ गई हैं। तो अगर आपकी कांटेक्ट में कोई पर्सन है जिसको हेपेटाइटिस बी या सी आपने देखा है कि है, तो अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं तो आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जिससे कि हेपेटाइटिस बी या सी इजीली क्योर हो सकता है। तो कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्योर नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं हेपेटाइटिस बी या सी को, तो वो आगे जाके जैसा हमने डिस्कस किया क्रॉनिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस कर सकता है। सो हेपेटाइटिस ए और ई गंदे खाने पीने की वजह से और बी और सी ब्लड के कांटेक्ट में आने की वजह से। अब फैटी लिवर डिजीज आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा फैल रहा है, हम बोलेंगे कि एपिडेमिक हो रहा है। ये पहले वेस्टर्न कंट्रीज में था, अमेरिका, यूरोप में, पर इंडिया में भी आजकल हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हाई हो रहा है, सबके पास पैसे हैं, फैसिलिटीज हैं, गाड़ी हैं, चलना फिरना नहीं पड़ता और एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते हैं लोग। तो फैटी लिवर डिजीज भी आजकल आप देखेंगे कि बड़े लोगों में बहुत कॉमन हो रहा है, खासतौर पे मिडिल एज में 30-35 साल के ऊपर, और बच्चों में भी इनफैक्ट बहुत कॉमन हो गया है फैटी लीवर। तो इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। फैटी लिवर का मतलब सिंपल सा है कि जब आपकी बॉडी में आप ज़्यादा एक्सेस में फैट जमा होता है, तो जैसे आपकी बॉडी में फैट जमा है वैसा आपकी लिवर में भी एक्सेस फैट जमा है, उसको हम फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर दो तरीके से हो सकता है, या तो नॉन अल्कोहल रिलेटेड कि आप अल्कोहल नहीं लेते हैं लेकिन आप एक्स्ट्रा, आपका ओवरवेट है, या आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या आप ज़्यादा खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम है आपकी, तो आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो सकता है। और जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसमें अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी बहुत हाई चांसेस हैं, अगर एक मात्रा से ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं आप। सो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जैसा हमने डिस्कस किया, आपके लिवर में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है, और जो कि आपके, ये दो तरीके का होता है। सिंपल फैटी लिवर तो है कि आपके लिवर में फैट जमा है लेकिन वो आपके लिवर को तंग नहीं कर रहा। अगर वो बहुत साल तक पड़ा रहता है तो वो धीरे धीरे हेपेटाइटिस करता है, जिसको हम नैश बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। ये काफी साल तक अगर फैट आपके लिवर में डिपॉजिटेड है तो ये धीरे धीरे आपके लिवर सेल्स को तंग करता है और आपके लिवर सेल्स को डैमेज करता है। और अगर आप उसको भी निग्लेक्ट करेंगे और कुछ साल छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली आपको सिरोसिस या लिवर कैंसर होने का चांसेस हैं। अब इसके विपरीत जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जेंट्स में खास तौर पे ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बहुत कॉमन है। जो लोग एक फिक्स मात्रा से ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उसमें, क्योंकि जब भी आप अल्कोहल लेते हैं लिवर ही उस अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है। तो जब लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है तो कुछ उसके अंदर ऐसे चीज़ें जनरेट होती हैं जो कि लिवर को डैमेज करती हैं। तो अगर एक फिक्स मात्रा से ज़्यादा ले रहे हैं आप तो आपका फैटी लिवर हो जाएगा, सेम जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। और अगर आप उस फैटी लिवर को इग्नोर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, या अगर ऊपर से आपका वेट ज़्यादा है और आपके बॉडी में एक्सेस फैट है और ऊपर से आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो कुछ सालों में आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और फर्दर सिरोसिस होने के हाई चांसेस हैं। और एक बार अगर आपको सिरोसिस हो जाता है तो हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया, सिरोसिस एंड स्टेज लिवर डिजीज होती है। कुछ साल अगर सिरोसिस चलता रहेगा तो फिर इवेंचुअली आप लिवर आपकी बॉडी में काम पूरा नहीं कर पाएगा। अब फैटी लिवर का किसको रिस्क है, मैंने जैसे पहले ऑलरेडी बता दिया है काफ़ी, कि टाइप 2 डायबिटीज़, जो अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है और किसी पर्सन को डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, एक ज़रूरत से ज़्यादा वज़न है किसी का, मिडल एज है, 35-40 साल से ऊपर के हैं आप, और अगर आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, हाई ब्लड प्रेशर, या आप सर्टन मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि स्टीरॉइड्स या कुछ कैंसर वाली ड्रग, तो आपको लिवर में फैट एक्सेस होने का ज़्यादा चांसेस है। कुछ सर्टन जेनेटिक डिजीजेस भी होती हैं, उसकी वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है। बहुत रैपिड वेट लॉस भी करेंगे अगर
बहुत ही एक्स्ट्रा वेट लॉस सडन आपने किया, उसकी वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है। और कुछ इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस सी से भी फैटी लिवर हो सकता है। तो मतलब आजकल इंडिया के देखते हुए और जो फैटी लिवर के इंसिडेंस को देखते हुए, अगर आप 35 या 40 ईयर से ऊपर हैं तो एवरी ईयर या साल 2 साल में आप अपना स्क्रीनिंग लिवर का फंक्शन टेस्ट और फाइब्रोस्कैन नाम से एक टेस्ट होता है या अल्ट्रासाउंड होता है, आप साल 2 साल में वो कराते रहिए, ताकि आपको अगर फैटी लिवर है तो अर्ली पिक हो जाएगा। और अगर खास तौर से आपको इनमें से कोई रिस्क फैक्टर है, एक या एक से ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, तो आप अगर 40 ईयर से अबव हैं तो आपको बहुत हाई अलर्ट रहकर और स्क्रीनिंग करानी चाहिए और किसी लिवर के डॉक्टर से रेगुलर मिलते रहना चाहिए। आपको ये वेट नहीं करना चाहिए कि मेरे को कभी किसी दिन प्रॉब्लम आएगी तभी मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब ट्रीटमेंट जब भी अगर आपको लगता है आपके परिवार में या किसी को आपको पता चलता है कि फैटी लिवर है, तो वेट लॉस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वेट लॉस करिए, अपनी डाइट में फैट और शुगर की मात्रा को कंट्रोल करिए और फिजिकल एक्टिविटी करिए। अगर आप यंग हैं तो थोड़ा जॉगिंग करिए, अगर आप थोड़े से बड़े हैं या आपको कुछ बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपकी एज एक सर्टन लेवल से ज़्यादा है तो एटलीस्ट थोड़ा वॉक करिए और कोशिश करिए कि थोड़ा तेज चलिए, जिसको हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। उससे आपकी बॉडी से फैट इजीली मेल्ट होता है। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए और कोशिश करके उस मेडिसिन को बंद करिए अगर हो सकता है तो। और कुछ मेडिसिन आती हैं एलोपैथी में जो कि फैटी लिवर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके वो मेडिसिन स्टार्ट करिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को कोशिश करके कम करिए या बंद करिए। और अब हमने सिरोसिस के बारे में पहले देखा, तो कभी भी लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है और किसी भी तरह की इंजरी है जो कि लिवर में कंटिन्यूस चलती जा रही है और वो ठीक नहीं हो रही है और 6 महीने से ज़्यादा चल रही है, जिसको कि हमने पहले डिस्कस किया क्रॉनिक हेपेटाइटिस है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फैटी लिवर हो, चाहे वो अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज हो, चाहे वो किसी दवाई की वजह से हो या क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या सी हो, अगर वो एक लंबे समय तक चलता जा रहा है और आपने उसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो इवेंचुअली वो सिरोसिस, आपके लिवर में सिरोसिस कर देगा। सिरोसिस हमने जैसा कि डिस्कस किया कि एंड स्टेज लिवर डिजीज है। सिरोसिस का मतलब कि आपका लिवर 80 से ज़्यादा % खराब हो चुका है और अब वो रिवर्सिबल की स्टेज पे नहीं है। इसके कुछ सिम्टम होते हैं, ऑल्दो सिम्टम पता चलाना थोड़ा मुश्किल होते हैं। जो हेपेटाइटिस के सिम्टम है वही सिरोसिस के सिम्टम है। आपको वीकनेस लगेगी, वेट लॉस होगा, आपके पेट में वाटर रिटेंशन होगा, पेट फूला फूला लगेगा, जॉन्डिस, मेंटल कंफ्यूजन होगा, स्लोनेस होगी, आपकी हैंड राइटिंग चेंज हो जाएगी और अगर आप बिल्कुल निगलेक्ट करेंगे तो वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है और आपको ब्लैक कलर स्टूल भी हो सकते हैं। आजकल ऑल्दो अवेयरनेस है तो ये वाली स्टेज तक नहीं पहुंचते, आप पहले ही डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेते हैं। बट अगर आप निगलेक्ट करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर सिरोसिस किसी को डायग्नोज है तो उसको डाइटरी मॉडिफिकेशन करा जाता है, हाई प्रोटीन डाइट, लो सॉल्ट डाइट, और डिपेंडिंग अपॉन द कॉज की क्या कॉज है उसके लिए अप्रोप्रिएट आपको मेडिसिन दी जाती है, ताकि आप जितना हो सके लिवर को प्रोटेक्ट कर सको। एक बार अगर सिरोसिस हो जाता है तो मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जनरली 10 इयर्स मानी जाती है। जनरली एक बार सिरोसिस होने के बाद 10 साल से ज़्यादा आपका लिवर नहीं खींच पाता, और अगर बहुत ज़्यादा एडवांस लिवर सिरोसिस हो जाता है तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट ही ओनली सॉल्यूशन होता है। अब इन जनरल हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा लिवर हेल्दी रहे, तो कुछ लाइफस्टाइल हमारे ऐसे चेंजेस हैं जिसको अगर हम अपनी डेली रूटीन में रखें, और स्पेसिफिकली अगर यंग लोग राइट टाइम पे उनको अपनी लाइफस्टाइल में कराएं, तो आपका हेल्दी लिवर हो सकता है और आप हेल्दी लाइफ जिएंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया, वेट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वेट आप कोशिश करके अपना एज अप्रोप्रिएट एक वेट मेंटेन करें और कोशिश करके ओवर वेट या मोटापे वाली कैटेगरी में ना जाएं। तो अगर आपको अपना डाइट कंट्रोल करना पड़ता है इसके लिए, तो डाइट कंट्रोल करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, आपकी एज के अकॉर्डिंग और आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग
जो डॉक्टर ने रिकमेंड किए वैसे वाली एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स पर डे एटलीस्ट। बैलेंस डाइट रखें, हाई कैलोरी मील्स लाइक सैचुरेटेड फैट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, वाइट ब्रेड, मैदा, वाइट राइस, पास्ता, मैदा से बनने वाली चीज़ें, शुगर्स, पेप्सी, कोला, रिफाइंड शुगर, चीनी, इन चीज़ों को अपनी डाइट में कट करें। फाइबर अच्छा लें, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, ब्रेड, होल ग्रेन ब्रेड, राइस, राइस थोड़ा कम, लेकिन मोटा अनाज ज़्यादा लें, जैसे कि बाजरा, मक्का और वीट, इस तरह के अनाज को ज़्यादा यूज़ करें। अच्छा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। डेली एक्सरसाइज करें, नहीं तो कोशिश करके 5 दिन में एटलीस्ट, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करें। किसी भी तरीके के टॉक्सिन्स को अवॉइड करें, चाहे वो कई बार आप कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं या कोई स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, कोई इंसेक्टिसाइड, या खास तौर पे आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है कि ये मेडिसिन कैसी है। किसी के भी कहने पर जस्ट अगर आप श्योर नहीं हैं कि उस दवाई की क्या ऑथेंटिसिटी है, तो कोशिश करके, जिस मेडिसिन के बारे में आप श्योर नहीं है, कोशिश करके उसको कंज्यूम नहीं करें। क्योंकि जो भी आप दवाई ले रहे हैं, जो भी आप चीज़ें ले रहे हैं, अल्टीमेटली लिवर को ही उसका बंट झेलना पड़ता है, लिवर को ही उसको डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है। तो आयुर्वेदिक सारी दवाइयाँ तो नहीं होती, बट अगर आपको ट्रस्ट नहीं है किसी पर्सन पे, तो कोशिश करके आयुर्वेदिक दवाइयों को थोड़ा सा अवॉइड करें। स्मोकिंग अवॉइड करें, अल्कोहल हमने डिस्कस किया, अल्कोहल अवॉइड करें। कोई ऐसी ड्रग या कोई आपको जिसके बारे में आप श्योरिटी नहीं है, तो कोशिश करके उस ड्रग को ना लें। हेपेटाइटिस बी या सी से बचाव के लिए हमने डिस्कस किया था कि कंटेमिनेटेड नीडल्स, या कई बार आपको ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है, तो कोशिश करके अच्छे हॉस्पिटल में जाएं जहां पे आपको गारंटी है कि अच्छे से ब्लड को स्क्रीन किया हुआ होगा। मेडिकल, अगर आप ब्लड के कांटेक्ट में आ जाते हैं, बाई चांस ऐसी कंडीशन हुई कि आपके हाथ पे ब्लड लग गया, तो कोशिश करके उसको अच्छे से वॉश कर लें और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अपने पर्सनल हाइजीन आइटम लाइक नेल क्लिपर, टूथब्रश, रेजर्स कोशिश करके किसी के साथ शेयर ना करें। और सेफ सेक्स प्रैक्टिस करें, यंग लोगों के लिए खास तौर पे अप्लाई होता है। अपने हैंड्स अच्छे से वॉश करें। हेपेटाइटिस ए और ई हमने देखा था कि गंदे खाने पीने की वजह से होता है, तो अच्छे से कुकिंग कराएं और कुक करने से पहले अपने हाथ अच्छे से धोएं। और जब भी बाथरूम यूज़ करें या अगर छोटे बच्चे का डायपर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद अपना अच्छे से हाथ धोएं। और दवाइयों को राइट मात्रा में लें और राइट टाइम से लें, एक्सेस यूज़ किसी भी मेडिसिन का नहीं करें। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए और बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो अपने बच्चों को, या कोशिश करके जो भी मिस हुआ है जिसका भी, तो हेपेटाइटिस ए और बी के लिए वैक्सीन लें। सो जैसे कि हर चीज़ के लिए अप्लाई होता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कोशिश करके हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करें रादर देन क्योर करने की बजाय, और अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें ताकि लिवर हेल्दी रहे। सो अगर कोई क्वेश्चंस हैं किसी को, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहन हमारी एक सवाल कर रही है, लिवर सिरोसिस और स्किन सिरोसिस अलग अलग है या सेम है? आप प्लीज ये बताइए। सॉरी, लिवर सिरोसिस और स्किन सिरोसिस, ये दोनों अलग अलग हैं या सेम है? नहीं, सिरोसिस जो वर्ड है वो एक्चुअली सिर्फ लिवर के लिए यूज किया जाता है। स्किन सिरोसिस नाम की कोई चीज नहीं होती है। सिरोसिस अगर कोई वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब कि वो लिवर के लिए ही है, और आपका लिवर, जैसा मैंने बताया, एक सर्टन लिमिट से ज्यादा डैमेज हो चुका है, तो आप तब वो सिरोसिस वर्ड यूज करते हो। सोरियोसिस हो सकता है सर। हाँ जी। सोरियोसिस स्किन की अच्छा, बीमारी, उसको बोल सोरियासिस। रहे होंगे वो। सोरियासिस बहुत अलग चीज है, सोरियासिस तो बहुत ही अलग चीज है। वो तो स्किन की डिसऑर्डर होती है, उसकी स्पेलिंग और वो बहुत ही अलग चीज है। हम अभी सिरोसिस की बात कर रहे हैं। ज्योति जी ने ये सवाल किया था, उनको जवाब मिल गया होगा ज्योति जी। तो सुशीला जी, अब आगे क्या इरादा है, आप बता दीजिए। मैं अपना हैंड राइज करी हुई है, और जो भी बहन पूछना चाहती है वो अपना हैंड राइज कर दें, तो उन्हें अनम्यूट कर दिया जाएगा, वो डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ,
ठीक है, संध्या जी अभी सवाल कर रही हैं, उनको अनम्यूट कर देते हैं। क्योंकि अब एक्चुअली लिवर में बहुत सारी बातें हैं जो कि मतलब बहुत सारी डिटेल में है, बट हम ग्रॉस ग्रॉस चीजें मैंने टच करने की कोशिश करी, और उसके अलावा हम डिस्कस कर सकते हैं कि जिनका कोई भी डाउट हो। डॉक्टर गोयल नमस्कार, स्क्रीन मैं शेयरिंग संध्या बंद अग्रवाल कर हूँ। लें, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर लें डॉक्टर डॉक्टर साहब ये अच्छा जानना अच्छा चाहते अच्छा, हैं कि हाँ जी, यस, हाँ सॉरी। जी, ये जानना चाह रही हूँ कि क्या लिवर अपने आप को हील कर सकता है, और यदि हाँ तो कितना समय लगता है? नॉन अल्कोहलिक पेशेंट है लेकिन फैटी लिवर है, तो इज हीलिंग पॉसिबल हाँ, एंड ये इफ एक इट इज अच्छा, हाँ, हाउ लॉन्ग? ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो लिवर ही हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो कि जिसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, कि मतलब अगर आप एक सर्टन पोर्शन को काट भी देंगे, जैसा कि आप ट्रांसप्लांट में सुनते हैं कि एक सर्टन पोर्शन काट के और दूसरे को लगा दिया, तो दोनों में लिवर रीजनरेट कर जाता है। सो लिवर की रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, लेकिन वो रीजनरेटिव कैपेसिटी तब तक ही होती है जबकि वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस वाली स्टेज तक ना पहुंचे। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोई भी आपकी लिवर में इंजरी हुई है जिसको अभी हुए हुए कुछ महीने ही हुए हैं, 2 महीने 4 महीने, तो अगर उस स्टेज पे अगर आपने रोक दिया तो वो लिवर अपने आप को रीजनरेट करके और हेल्दी हो सकता है। एक बार वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस की एडवांस स्टेज में चला गया और सिरोसिस वाली स्टेज में चला गया, तब वो रीजनरेट नहीं होगा, 100% एकदम फ्रेश लिवर की तरह नहीं हो पाएगा। जी, और एक बार जो आपका सेकंड पार्ट था वो ये था कि अगर हम सपोज कोई इंजरी हो रही है आपको और आपने उस इंजरी को रोक दिया, तो जनरली डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इंजरी, नेक्स्ट 2 से 4 महीने के अंदर अंदर आपका लिवर ऑलमोस्ट, अगर आप इंजरी को पूरी तरह से रोक देते हैं, तो 2 से 4 महीने के अंदर अंदर लिवर आपका काफी हद तक रीजनरेट हो जाएगा और ऑलमोस्ट नॉर्मल लिवर की तरह आ जाएगा। तो अगर किसी को फैटी लिवर डायग्नोस हुआ है, फैटी लिवर तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, एवरी थर्ड या फोर्थ पर्सन जो कि 40 ईयर से अबव है उसको फैटी लिवर है। तो अगर आपको डॉक्टर ने फैटी लिवर बोला है और आप राइट स्टेज पे अपना वेट कंट्रोल कर लें और जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो स्टार्ट कर लें, तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा और आगे एडवांस लिवर डिजीज में नहीं कन्वर्ट होगा। जी सर, थैंक यू। पूछना चाह रही है डॉक्टर साहब से, वो अपने हैंड राइज और शारदा दीदी आप अपने विचार बताएं। मैं कुछ तो कुछ यही कहूँ, हाँ मैं तो यही कहूंगी डॉक्टर साहब आपको नमस्कार। हेलो, बहुत नमस्ते। अच्छी अच्छी बातें आपने बताई है। और मेरा एक बार बहुत पहले हुआ था फैटी लिवर, फिर मिल्क प्रोडक्ट और ये सब मना किया था, तो मैंने किया था, लेकिन अभी इन 2-4 सालों में तो टेस्ट नहीं कराया, तो पता नहीं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली फैटी लिवर के साथ यही होता है कि काफी सालों तक वो साइलेंट चलता रहता है। तो अच्छा, जनरली हम तभी डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमें कोई दिक्कत हो रही होती है। तो अगर आप एक बार आपको फैटी लिवर कभी पास्ट में डायग्नोस हुआ है, या आपको लगता है कि मैं रिस्क फैक्टर वाली कैटेगरी में हूँ, तो हमेशा एक लिवर फंक्शन टेस्ट और एक फाइब्रो स्कैन डॉक्टर की सलाह से करा लेना चाहिए। बहुत ही सिंपल से टेस्ट हैं और आपको इजीली बता देते हैं एग्जैक्टली कि क्या चल रहा है आपकी बॉडी में। अच्छा, तो ये कितने कितने महीनों में कराना चाहिए? अगर मतलब 40 इयर्स से अबव हैं अगर हम, तो 2 साल के अंदर अगर एक बार भी करा लें तो भी मैं मानता हूं कि ठीक रहेगा। और फिर डिपेंड करता है, अगर आपका ठीक आ रहा है तो 2 साल में एक बार, और अगर आपको कुछ चीज आ रही है पकड़ में तो फिर साल में एक बार करा लेना चाहिए। ओके। मैं तो वैसे 64 इयर्स की हूँ ओके, और तो एक बार स्क्रीनिंग अगर आपको पास्ट में था तो एक स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए, लिवर फंक्शन और फाइब्रो स्कैन या हाँ, अल्ट्रासाउंड एक में से। बार हुआ था, बहुत अच्छा से ही हुआ था उस समय। और मेरे को एक्चुअली एक तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, तो उससे भी इस लीवर में प्रॉब्लम आती है क्या? नहीं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से लिवर प्रॉब्लम का वैसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। अच्छा, बाकी आज आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी है कि ये छोटे छोटे नुस्खे भी कितने काम के हैं, कि इस तरीके से आप करो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद आपको तो है ही, सुशीला जी को भी है विशेष, कि आपके साथ हमें रूबरू कराया। एक क्वेश्चन बहुत मुझे अच्छा। इसमें चैट में दिख रहा था कि हेपेटाइटिस ए और बी वैक्सीन
तो आप किसी भी एज में लगवा सकते हैं हेपेटाइटिस ए और बी, पर हाँ अच्छा, जनरली हाँ ये क्वेश्चन मेरा भी था, क्या जनरली ये ये जरूरी है? जनरली ये होता है कि 10 साल से अगर आप ऊपर हैं और आपको हेपेटाइटिस ए, जनरली ऐसा माना जाता है कि 10-12 साल तक आते आते आपको हेपेटाइटिस ए हो चुका होता है, क्योंकि इंडिया में हाइजीन का जो लेवल है और जो फूड और वाटर का हाँ लेवल है, तो ऐसा माना जाता है कि 10 साल से ऊपर ऊपर वे मोस्टली आपको हेपेटाइटिस ए हो गया होगा। पर आप हेपेटाइटिस बी और ए का किसी भी एज में आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। आप डॉक्टर से मिलके एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है, ब्लड टेस्ट के जरिए आपको पता चल जाता है कि आपको पास्ट में ये इन्फेक्शन हुआ हुआ है या नहीं। अगर आपको पास्ट में इन्फेक्शन नहीं हुआ हुआ तो आप जल्दी से जल्दी हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीन लगवा लीजिए। अच्छा, बहुत लोग मेरे को बोल भी रहे हैं कि लगवाइए लगवाइए, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों, जरूरी थोड़ी है अपने को। नहीं, आइडियली तो हेपेटाइटिस ए और बी तो आजकल तो चाइल्डहुड में ही लग जाता है। हेपेटाइटिस बी तो बर्थ से स्टार्ट कर देते हैं और हेपेटाइटिस ए 1 साल की उम्र में लग जाता है। तो अब वो हमारी वाली जो पहले की जनरेशन है उसी में थोड़ा सा इग्नोर हुआ है, अदरवाइज आजकल की जो हमारे बच्चे हैं उनको तो ये सारे लग रहे हैं, लग ही हम रहा है। लोगों को तो शायद नहीं लगे थे भाई, हमको याद भी नहीं है। तो एक बार सिंपल सा टेस्ट होता है एक एंटीबॉडी का, वो करवा लीजिए डॉक्टर से मिलके, अगर वो नेगेटिव है तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ले लीजिए, बहुत ही सिंपल होता है। थैंक यू डॉक्टर। कितने टाइम के बाद दोबारा लेना चाहिए डॉक्टर दीपक? अगर एक बार आपने 3 डोजेज ले रखी है, 016 की डोज होती है, 0 मंथ, 1 मंथ और 6 मंथ, अगर 3 डोजेज आपने ले रखी हैं तो आपको लाइफ में फिर जरूरत नहीं है दोबारा लेने की। ओके, ओके, तो हम सेफ हैं, हमने ले चुके हैं। डॉक्टर आई हैड अ क्वेरी। हाँ जी। एक क्वेरी थी, जैसे आपने बोला ना कि नॉन अल्कोहलिक एंड नॉट अ वेरी ओबीज पर्सन, मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी फैटी लीवर हो सकता है, तो इन दैट केस शुड वी कंसल्ट द डॉक्टर जिनकी मेडिसिन चल रही है, स्पेशलाइज्ड मेडिसिन? अगर हाँ जी, अगर आपको कभी भी फैटी लिवर किसी ने डायग्नोज किया है, सपोज आपने किसी और कारण के लिए अल्ट्रासाउंड कराया और आपको उसने अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने बताया कि आपको फैटी लिवर है, ज्यादातर ऐसे ही हो रहा होता है कि आपने अल्ट्रासाउंड किसी और रीजन से कराया लेकिन फैटी लिवर आ रहा है, और या फिर आपने ब्लड टेस्ट कराया और उसमें लिवर का टेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है और डॉक्टर ने बोला फैटी लिवर है। ब्लड ओनली, दिस टेस्ट हाँ इज ऑफ द ब्लड, सोनोग्राफी नहीं हुआ है। हाँ, तो ज्यादातर यही सिनेरियो होता है। तो अगर आपको फैटी लिवर आ रहा है तो सबसे पहले तो देखिए कि अल्कोहल आप लेते हैं, अगर आप अल्कोहल नहीं लेते तो सेकंड आप अपना वेट या डायबिटीज के ऊपर देखिए कि अगर आपको डायबिटीज भी नहीं है और आपका वेट ठीक है, और तो फिर आप फोर्थ चीज आप देखिए कि कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं चल रही जो कि आपको फैटी लिवर कर रही है। तो जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है उससे डेफिनेटली डिस्कस करें कि अगर ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रही मैं कि जिसकी वजह से फैटी लिवर हो रहा है। Okay, sure. Thank you so much, and a very informative session, doctor. Thank you so much. डॉक्टर साहब, ये इसमें थायराइड का तो कोई कनेक्शन नहीं है ना? नहीं, नॉर्मली थायराइड का फैटी लिवर से कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट, ठीक। बट जनरली ये चीजें साथ साथ देखी जाती है कि एक सर्टन एज के बाद आपको थायराइड की प्रॉब्लम आती है और फैटी लिवर भी होता है, तो कई बार हमें लगता है कि ये रिलेटेड है, बट एज सच डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ओके, तो डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो छोटी छोटी चीजें बताइए, घरेलू चीजें जिससे हम लोग अपने लीवर को शुरू से ही हेल्दी रख सकें। घर में जैसे अ, कितना लोग हैं, छोटी छोटी कुछ आदतें हैं जिससे हम लोग बचपन से ही अपने बच्चों का या खुद का भी लीवर को हमेशा हेल्दी रख सकें। बेसिकली 4 या 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सिंपल हैं और उससे आप आपका अपना लिवर हेल्दी रख सकते हैं। फर्स्ट तो डाइट है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो भी चीज़ आप खाते हैं वो लिवर को ही उसका झेलना पड़ता है इफेक्ट। तो जो भी चीज़ आप खा रहे हैं अपनी डाइट का ध्यान रखिए, शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कम मात्रा में लें, और ऑयल और घी फैट्स वगैरह भी थोड़ा सा कम मात्रा में लें। और सेकंड है फिजिकल एक्टिविटी। हम लोग फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और ख़ास तौर पे फीमेल्स मैरिज के बाद या एक सर्टन एज के बाद फीमेल्स घर के उसमें बिजी रहती हैं या जॉब करती हैं और अपनी हेल्थ के ऊपर इग्नोर करती हैं। तो किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, या तो आप जिम या वॉकिंग या घर पे ही छोटा मोटा एक्सरसाइज, तो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर अपनी रखें। और थर्ड नंबर पे है
कि कोई अननेसेसरली मेडिसिन जिसके बारे में आप श्योरिटी नहीं है, खासतौर पे एलोपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन की आप ट्रस्ट नहीं करते हैं जिस पर्सन को, तो वो थोड़ा सा एक सोच समझ के लें। अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन जस्ट बिकॉज किसी के कहने पे आप ना लें। और इवन एलोपैथिक भी हो या आयुर्वेदिक भी हो, किसी भी तरह की मेडिसिन हो, तो उसको सोच समझ के लें, अगर वाकई में ज़रूरत है तो ही लें। और फोर्थ ऑफ कोर्स इज अल्कोहल। अगर अल्कोहल को हो सके तो ना लें, और अगर लें तो कम मात्रा में लें, ताकि आपकी ये 4 मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने लिवर को। और एक होता है फिफ्थ, ये है कि रेगुलर स्क्रीनिंग। एक सर्टन एज के बाद 40 या 45 ईयर्स के एज के बाद रेगुलर अपना स्क्रीनिंग कराते रहें, साल में एक बार ब्लड टेस्ट करवा लें। थैंक यू। और किसी बहन के कोई सवाल है तो आप लोग रेज हैंड कीजिए, अनम्यूट कर दिया जाएगा। रावगी जी रघुनाथपुर से हैं। हाँ, उनका हो गया भाभी जी, उन्होंने अभी सवाल रखा था। ओके। अच्छा, एक सवाल इसमें आया हुआ है, क्या कॉन्स्टिपेशन भी इसका लक्षण है? नहीं, कॉन्स्टिपेशन और लिवर डिजीज का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। कॉन्स्टिपेशन के अलग कारण होते हैं और इनका आपस में रिलेशन नहीं है। ओके, ये सवाल था सुषमा जी का। एक और सवाल है डॉक्टर साहब, संध्या जी ने पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट टू चेक हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस जैसे हमने डिस्कस किया, हेपेटाइटिस एक जनरल टर्म है कि आपका लिवर खुश नहीं है, उसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब अगर आप एक सिंपल लिवर फंक्शन टेस्ट, जो कि ब्लड टेस्ट आप कराते हैं, अगर एक सिंपल लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि मेरा लिवर फंक्शन के अगर टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो मेरा लिवर ओके है। अगर लिवर फंक्शन के अंदर बिलिरुबिन और एसजीओटी एसजीपीटी करके टेस्ट होते हैं फर्दर अंदर, अगर उनमें से कुछ आपको एबनॉर्मल आ रहे हैं तब आपको हेपेटाइटिस है। अब हेपेटाइटिस अगर आपको आ रही है, वो किस वजह से आ रही है, वो फिर आपको उसके लिए एक अच्छे डॉक्टर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वो आपको बताएगा कि आपको फैटी लिवर की वजह से हो रही है या हेपेटाइटिस बी या सी। वो फिर उसके अंदर फर्दर बहुत सारे टेस्ट हैं, तो वो डॉक्टर क्या सस्पेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो टेस्ट ऑर्डर करता है। संजय जी का पर एक जवाब। सिंपल अल्ट्रासाउंड और सिंपल लिवर फंक्शन टेस्ट, 2 चीजों से आप एक स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि हाँ जी मेरा लिवर ठीक चल रहा है। इसमें एक क्वेश्चन था कि कैंसर, लिवर कैंसर है उनके ससुर जी को, तो उसके लिए कुछ वो सुझाव मांग रहे थे। आप देखें मधु, हाँ, उत्तर में एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, लिवर कैंसर का है। तब तक सीमा जी कुछ क्वेश्चन करना चाह रही, 2 जन के हैंड राइज हैं, तो अच्छा। वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, सीमा जी और सुनीता जी। तो एक क्वेश्चन इसमें आशा खंडेलवाल जी का है डॉक्टर साहब। वो पूछे, लास्ट स्टेज लीवर कैंसर वाज डिटेक्टेड इन माय फादर इन लॉ एंड वी सर्व्ड एट आवर बेस्ट दैट टाइम। क्या हमें हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लेने चाहिए थे? नहीं, लिवर कैंसर के भी बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से हेपेटाइटिस एक कारण है। तो अब हमें नहीं पता कि लिवर कैंसर हेपेटाइटिस की वजह से हुआ है या किसी और रीजन से हुआ है। तो भले ही आपको फैमिली में अगर कैंसर है या नहीं है, आपके फैमिली के सारे मेंबर्स को जो हमने वैक्सीन डिस्कस किए हैं वो अपने डॉक्टर से मिलके और हमेशा वैक्सीन लेने चाहिए, मतलब वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी फैमिली में किसी को है या नहीं है। हेपेटाइटिस ए और बी 2 ही वैक्सीन आते हैं जिससे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपको, अगर आपका टेस्ट में नेगेटिव आ रहा है तो आपको लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि अगर किसी को खाना खाते ही मोशन आता है तो क्या उसे लीवर की कोई प्रॉब्लम है? नहीं, जनरली ये भी चीज़ लिवर में नहीं होती। खाना खाते ही अगर आपको मोशन आता है या स्टूल पास करना पड़ता है, वो जनरली आपके इंटेस्टाइनल या गैस्ट्रो डिस्टरबेंस की वजह से है। जनरल भाषा में नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कि लीवर की प्रॉब्लम हो गई। नहीं, वो नॉर्मली लोग गैस्ट्रो और लिवर को साथ ही मिला के चलते हैं, बट ये जो सिम्टम है वो जनरली किसी को घबराहट के कारण आता है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं जैसे कि, वो भी बहुत कॉमन है, उसकी वजह से होता है वो, उसका लिवर से कनेक्शन नहीं। एक डॉक्टर साहब हम सवाल करना चाहते हैं, जैसे अंग दान से रिलेटेड बोलते हैं कि लीवर भी हम अपने जीते जी दान कर सकते हैं, ऐसा शायद है ना?
तो इसके बारे में क्या जानकारी है? लिवर अगर आप 55 ईयर से पहले तक हैं तभी आप डोनेट कर सकते हैं। अगर 55 ईयर्स के बाद लिवर नहीं लेते जनरली डोनेशन, क्योंकि एज रिलेटेड आपकी लिवर में चेंजेस आ जाते हैं। तो वो वाला लिवर अगर आप किसी में लगाओगे तो उसके सक्सेस होने की चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो लीवर तो एक ही होता है बॉडी में, फिर डोनेट करने कैसे कहा जाता है? नहीं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे कई बार ब्रेन डेड लिवर, जैसे कि ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ। तो वो तभी करते हैं। अगर लिवर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिवर किसी को ऐसे बाहर डोनेट नहीं कर सकते। वो इंडियन लॉ है कि अगर आप अपनी फैमिली में ही लिवर डोनेट कर सकते हैं। सपोज आपके फैमिली में किसी पर्सन को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो आपके फैमिली मेंबर से ही लिवर लिया जाएगा। कोई बाहर का पर्सन आके उसको डोनेट नहीं कर सकता। वो इंडियन लॉ है। ये ब्रेन डेड होने से ही डोनेट होता है क्या? जीते जी नहीं होता है क्या? हाँ हाँ, मतलब ब्रेन डेड अगर आप हो रहे हैं किसी कारण से, अगर तभी किसी होता का है। एक्सीडेंट में देहांत हो गया या वैसे, हाँ। तभी लिवर डोनेट कर सकते हैं। या फिर आपके फैमिली में किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, तब आप अपना छोटा सा एक पोर्शन निकाल के दे सकते हैं, मतलब लिवर नॉट पूरा। रीग्रो करता है ऐसा नहीं है कि अगर हम लिवर donate रीग्रो कर जाता है। करता है अगर ना? अगर जैसे हम लोग बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम हाँ। पेरेंट से लिवर लेते हैं, तो हम उनका एक सर्टन लिवर लेते हैं, 30% ऑफ द लिवर या 40%। हाँ। तो वो बच्चे में भी ग्रो कर जाता है और जिसने लिवर दिया है उसमें भी ग्रो कर जाता है यही वापस। बात मैं जानना चाहती हूँ, मतलब जीते जी कर सकते हैं डोनेट, अपार्ट हाँ ऑफ द हाँ जी, लिवर वो जीते grow जी कर डोनेट जाता कर है। सकते हैं, बट आउटसाइड रिलेशन डोनेट अलाउड नहीं है इंडिया में। ओके। हाँ, अब सवाल है सीमा चौधरी जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। डॉक्टर साहब के पास Good बहुत evening, कम good time evening, good evening, Dr. Deepak. हाँ जी। It was indeed a very, very informative session. Of late, we had 2 deaths in a family of very close family members, and the cancer they died of liver cancer. It was detected in the last stage, and just the date was detected, and within a span of 1 month, they passed away. So, why is it so, doctor, that we usually come to know about liver cancer in the last stages and not in the initial stages? वो एक्चुअली ये इट अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ द कैंसर्स इन योर बॉडी। अनफॉर्चुनेटली कैंसर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर कैंसर साइलेंटली चलते रहते हैं, और जब तक वो आपको डिटेक्ट होते हैं तब तक वो काफी हद तक उस स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं कि आप उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये लिवर कैंसर के साथ नहीं है, ये बॉडी में और भी कैंसर्स के साथ है। इसीलिए काफी केसेस में जैसा आप बता रहे हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है कि जब तक आपको पता चलता है, कुछ तो इग्नोरेंस भी होता है कि आपको छोटे मोटे साइन आए, आपका वेट लॉस हुआ, आपको हल्का सा यूरिन येलो हुआ, आपको ईचिंग हो रही है बॉडी पे, आपका पेट फूल रहा है, वेट लॉस हो रहा है, और आप इग्नोर कर रहे हो उसको, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो। काफी सारे केसेस में ऐसा भी होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि एक सर्टन एज के बाद, 40 या 45 साल के एज के बाद आप रेगुलर साल 2 साल में अपना स्क्रीनिंग कराते हैं। Okay, thank you very much, doctor. And the other question was कि जैसे suppose if we go for liver transplant, so does the blood group also play a very important role in that, sir? डेफिनेटली ब्लड ग्रुप हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिवर ट्रांसप्लांट में। हमेशा कोशिश ये की जाती है कि सेम ब्लड ग्रुप का लिवर ही डोनेट करे, बट आजकल साइंस बहुत एडवांस हो गई है। अगर सपोज किसी को लिवर नहीं मिल पा रहा है और सेम ब्लड ग्रुप का, तो दूसरे ब्लड ग्रुप से भी करा जा सकता है, पर कोशिश हमेशा ये की जाती है कि सेम ब्लड ग्रुप हो। Thank you so much, doctor. Thank you very much. डॉक्टर साहब, सुनीता जी। मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी आपको। संध्या अग्रवाल बोल रही हूँ। मोहन फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर हेमल ने मुझे आज दिन में बताया था, ये वेबिनार का कॉल था उसके बाद, कि उनका अनुदान कैपिटल ANUDAAN प्रोजेक्ट चलता है, जिसमें यंग पार्टिसिपेंट्स को और कुछ वो लोग रियायत वगैरह के हिसाब से कुछ करवाते हैं ट्रीटमेंट। तो खाली आपको जानकारी देने के लिए कहा था उन्होंने। मोहन फाउंडेशन हैज एन अनुदान प्रोजेक्ट व्हिच हेल्प यंग पेशेंट। अच्छा, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास थोड़ा, वो करके लिखा हुआ था, तो हाँ, इसलिए उन्होंने विशेष करके रिक्वेस्ट की आपको। तो अगर आप मुझे उनका व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे, तो
मतलब मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, सुशीला मैडम से, कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर या उनका कांटेक्ट शेयर कर, कई बार हमारे पास ऐसा आ जाता है कि थोड़े पुअर पेशेंट जल्दी होते हैं और आपको हमें बोलने जरूरत के लिए पड़ती है। बोला गया, इतनी जल्दी। प्लीज आप शेयर कर दीजिए। जरूर जरूर डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनिता जी, साहब, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। हाय। हाँ, मेरा ये सवाल है, जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर लिव 52 ले सकते हैं क्या? वो लिव 52 एक तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो जनरली हम एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं लिखते, तो ले सकते हैं, काफी लोग लेते हैं, बट जनरली हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं लिव 52, क्योंकि हमें पता नहीं कि उसके अंदर एग्जैक्टली क्या है। तो उसके लिए एलोपैथिक कोई मेडिसिन है सर, जो कि हम ले सकें? हाँ, अगर आपको फैटी लिवर या कुछ लिवर वीक है तो कुछ सर्टेन मेडिसिन आती हैं विटामिन ई, पर बेटर है कि आप डॉक्टर से कांटेक्ट करके ही लें। विटामिन ई आती है और एक यूडिलिव करके मेडिसिन आती है, वो लिवर को प्रोटेक्ट करके रखती है, तो थोड़े टाइम तक ले सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो डायबिटिक मेडिसिन हम लेते हैं उससे गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम आता है, तो इस वजह से ही थोड़ा हमको। कुछ मेडिसिन आती हैं, मेटफॉर्मिन करके भी आती है डायबिटीज की, वो भी लिवर में हेल्प करती है। 3-4 मेडिसिन ऐसी हैं जो कि आपके लिवर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, तो आप वो डॉक्टर से बट डिस्कस करना जरूर। थैंक यू सर। आरती जी आपका सवाल आप रखिए। आरती जी आप म्यूट। हाँ, आरती जी आप अपना सवाल रखिए। हेलो, हाँ गुड इवनिंग। ये एक्चुअली फैटी लिवर के लिए पूछना था कि फैटी लिवर के लिए मतलब क्या प्रिकॉशन, मतलब दवाई वाई ऐसे मतलब लेना चाहिए कि नहीं, मतलब एलोपैथिक, ऐसे होम्योपैथिक ले रही हूँ। होम्योपैथिक का तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, बट वही है जो हमने डिस्कस किया, डाइट और वेट मेंटेनेंस और उन चीजों से भी काफी हद तक आप उसको प्रिवेंट कर सकते जैसे हैं। ये आइस के ऊपर ये जो वाइट स्पॉट जो है वो बढ़ रहा है, और प्रिकॉशंस ऐसे मतलब होम्योपैथी ले रही हूँ और तेल की एकदम बंद ही कर रखी हूँ, बट उसके बावजूद ये आँख तो के फिर ऊपर जो है वो बढ़ रहा है। इससे रिलेशन नहीं होगा, वो फिर अलग चीज हो रही है जो स्किन वाली। तो मेरा सेकेंड स्टेज फैटी लिवर आया है, तो हाँ, उस तो भी आप रोक सकते हैं इजीली उसको। तो थोड़ा उसके लिए डाइट, कि मतलब कुछ एलोपैथिक में कुछ दवाई परमानेंट लेना पड़ेगा अगर क्या? अगर लिवर फंक्शन ठीक होते हैं तो वो नॉर्मली मेडिसिन नहीं देते, वो लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट। अगर वो नॉर्मल है आपका एसजीओटी पीटी, तो जनरली मेडिसिन नहीं देते, विदाउट मेडिसिन ही ठीक करने के लिए कहते हैं। तो अगर लिवर सर फंक्शन नॉर्मल है तभी देते हैं मेडिसिन। नहीं, मतलब ऐसे तो लीवर फंक्शन नॉर्मल है, ऐसे खाना पीना भी ऐसे, मतलब बीच में पेन हुआ था पेट में, तब मैंने कराया था टेस्ट। उसके बाद मेरे को एक सॉडली बोल करके एक खाने के पहले वो दिए है दवाई, और उसके अलावा मेरे को कोई दवाई नहीं दी है। हाँ, तो आप अभी तो अर्ली स्टेज ही है, तो आप वैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। अच्छा, ठीक है डॉक्टर सर, निशा आपका सवाल आप रख सकती हैं। थैंक यू सर। हेलो हेलो, हाँ बोलिए डॉक्टर मेरी निशा। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। नमस्ते डॉक्टर साहब और सभी बहनों को राधे राधे। जैसे डेंगू होने के बाद जो फैटी लीवर हो जाता है, तो उसके लिए भी क्या प्रॉपर मेडिसिन चलती है, या फिर वो डेंगू ठीक होने के बाद वो मेडिसिन नहीं, बंद होने के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता डेंगू है? से फैटी लिवर नहीं होता, वो आपको फैटी लिवर पहले से ही होगा। वो तो अच्छा डेंगू में पता चला कि फैटी लिवर है, वो डेंगू से नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा, फैटी लिवर थैंक तो यू। एक लंबी तकलीफ है जो आपको बहुत महीनों या सालों से चलेगी, एकदम से नहीं होता फैटी लिवर। अच्छा, ओके, थैंक यू डॉक्टर। और सवालों को बहनों के, बहनें जिनको आपको सवाल पूछना आप लोग अनम्यूट कीजिए। Raise hand है। हाँ हेलो डॉक्टर, हाँ जी। गुड इवनिंग। मेरा नाम पूजा केडिया है।
तमिलनाडु स्टेट से। मेरे को एक डाउट था, आपने अभी हेपेटाइटिस ए और बी का जो वैक्सीनेशन लगता है उसके बारे में बताया है। अब हम लोग के टाइम पे आइडिया नहीं है कि हम लोग को लगा है कि नहीं लगा है, तो ऐसा कौन सा टेस्ट करा सकते हैं जिससे पता चले कि वो प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती है? वही, हाँ, मैं आप वैसे किसी भी अपने डॉक्टर से मिलेंगे, हेपेटाइटिस ए और बी का एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, तो वो ओके, ब्लड ब्लड में आपको चेक कर लेते हैं एंटीबॉडी लेवल कितना है। तो क्या बट वो अगर हम लोग सेल्फ टेस्ट भी करा सकते हैं? नॉट एडवाइजेबल, बेटर है कि क्योंकि वो 2-3 तरह की एंटीबॉडी होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी वाली करानी है। ओके, तो डॉक्टर से ही पूछ के वी शुड कंसल्ट। हाँ हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर से पूछ के आप वो बता देगा इजीली, और किसी भी लैब से करा के, अगर वो ओके एंटीबॉडी नेगेटिव है तो फिर वैक्सीन लगवा लीजिए। ओके। एंड जैसे मेरी मदर को अभी थोड़ा फैटी लिवर और कोलेस्ट्रॉल हाई आया है, तो वही सेम उनको चीजें कि डाइट और एक्सरसाइज और यही सेम दोनों के लिए अप्लाई होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी क्योंकि वही चीज उनको अप्लाई अभी होती है। सडनली पास्ट 3-4 मंथ्स में तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो टेस्ट वगैरह कराए तो उनको डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, विटामिन डी कम आया है, विटामिन B12 कम वही, आया हाँ, है। वो इसीलिए वो जैसे हमारे आजकल इंडिया में जो रहन सहन और हमारा डाइटरी और वो है, तो हमें वही मैं जो बारी बारी कहता हूँ कि 40-45 ईयर्स के ऊपर ही हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, ओके। क्योंकि एंड हम ये स्ट्रेस से कनेक्शन कुछ है, मतलब अपन ओवर स्ट्रेस लेते हैं तो ये इश्यूज डेफिनेटली आते हैं? डेफिनेटली मतलब स्ट्रेस से बॉडी की कोई भी डिजीज हो, चाहे लिवर, हार्ट, लंग, ब्रेन, अगर आप एक अमाउंट से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो वो डेफिनेटली आपकी बॉडी के लिए खराब है, वो हर इफेक्ट चीज को करता खराब करेगी। है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर। डॉक्टर साहब, किसी पूछ रही है बहन कि क्या मिल्क लीवर के लिए हार्मफुल है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, मिल्क तो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता। ओ, ठीक है सुनीता जी, आप अपना सवाल रख लीजिए। बस बहुत सारे सवाल आज डॉक्टर साहब से हो गए हैं। एक मैं सवाल 2 मिनट और। के लिए बस वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं हूँ। ओके ओके, सुनीता जी आप एक सवाल क्यों कर रही हाँ जी, डॉक्टर साहब वेट हाँ करें जी, ना। डॉक्टर साहब मैं पूछना चाह रही थी कि पूछूं अपना सवाल डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, हाँ जी। कि जैसे किसी के फादर या ग्रैंड पेरेंट्स को यदि फैटी लिवर सोरोसिस हो, तो क्या उनके चिल्ड्रन को होने की चांसेस होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको डिपेंड करता है कि आपको सिरोसिस किस वजह से हुई है। अगर अच्छा आपको फैटी लिवर से हुई है या अल्कोहल की वजह से सिरोसिस हुई है तो बच्चों को नहीं होगा। अच्छा। ऐसा सारी नहीं है, अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है आपको तभी रिस्क पे होते हैं बच्चे, अदरवाइज ऐसा नॉर्मली ऐसा रिस्क नहीं है। यदि वैसा कुछ हो तो क्या उसके लिए कोई टेस्ट करवाया जा सकता है कि पता चले कि रिस्क है कि नहीं ऐसे बच्चों को? वो सबसे पहले वही डिपेंड करता है कि जिन भी पर्सन को सिरोसिस हुआ है, वो डॉक्टर क्या बोल रहा है कि किस वजह से सिरोसिस हुआ है, उसके अंदर टेस्ट करवाएं। अगर उनके अंदर टेस्ट से ही पता चल जाएगा कि उनको किस वजह से हुआ है। नहीं, वो अभी है नहीं, जैसे उनकी तो डेथ हो गई है जिनके हुआ था, तो उनकी यदि हिस्ट्री पता होगी तो वैसे हो जाएगा ना। तो अगर या तो हाँ एक बेसिक, नहीं तो अदरवाइज एक बेसिक सिंपल लिवर फंक्शन टेस्ट ब्लड में करा लें, और एक एक सिंपल एग्जामिनेशन करवा लें पीडियाट्रिक डॉक्टर से, या पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट, वो हर जगह नहीं होते, पर अगर वो नहीं है तो सिंपल पीडियाट्रिशियन से एक जनरल चेकअप करा लें, वो आइडिया दे देगा आपको। अच्छा, और सेकंड मेरा क्वेश्चन था कि अभी कोरोना इतना ज्यादा हुआ, हम लोग को सभी को कोरोना हुआ, तो क्या उससे लिवर अफेक्टेड हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं करता लिवर कोरोना को, लंग्स और स्टमक वगैरह को ज्यादा अफेक्ट करता है, लिवर में ऐसे केसेस ज्यादा रिपोर्टेड नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत सारे सवाल आपने बताए, डॉक्टर साहब जवाब दिए। अब सुशीला भाभी, आगे संध्या जी के रिव्यू बाकी है। हाँ, शारदा दीदी का तो फोन आया था अभी अभी, वो हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा थी जो आपसे बात कर रही थी, वो अभी लीव ले चुकी हैं। थोड़ी तबीयत भी उनकी नासाज थी, और संध्या दीदी हमारे बीच बनी हुई है। संध्या जी, और कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेरी या हमारी किसी भी बहन की है तो फटाफट चैट बॉक्स में लिखें, नहीं तो हम अपने इस सेशन के अंतिम दौर में पहुंच रहे हैं। संध्या जी का डॉक्टर साहब के हम बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने बेसिक जानकारियां बहुत सुंदर, और साथ ये मिलता है कि 40 की उम्र के बाद में 2 साल में एक बार
और 50 की उम्र में हर साल कम से कम हमको LFT करवानी चाहिए, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, जो मतलब मुझे समझ बेसिक, में हाँ आया। बेसिक तो स्क्रीनिंग क्योंकि टेस्ट, ये जो हम LFT के ये अलावा क्योंकि लिपिड हम सुन रहे प्रोफाइल हैं कि ये किट। प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, हम केयरलेस होते हैं, नहीं टेस्ट हम्म, करते, इसीलिए फिर वो एडवांस स्टेज तक पहुंच जाती है। तो हाँ एडवांस जी, स्टेज तक नहीं पहुंचने के लिए यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत सही तरीके से और सिंपल वर्ड्स में आपने बहुत अच्छा तरह से एक्सप्लेन किया। द प्रेजेंटेशन वाज ऑसम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। रीना खेरिया जी लिख रही है, उनको कुछ पूछना है। रीना जी फटाफट आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। रेज हैंड कर लीजिए रीना जी। एक सवाल है, जब तक डिप्रेशन की मेडिसिन से लिवर इफेक्ट होता है क्या? डॉक्टर साहब, डिप्रेशन की कुछ मेडिसिन है, डिप्रेशन के लिए काफी सारी तरह की मेडिसिन आती हैं, बट हाँ डिप्रेशन की कुछ मेडिसिन हैं जो लिवर को अफेक्ट कर सकती हैं। तो अगर आपको रिस्क है और आपको ऑलरेडी लिवर में फैटी है या कुछ है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें अपनी मेडिसिन के बारे में। रीना जी पूछ रही थी, वो रेज हैंड नहीं किए हैं अभी तक। रीना जी आप रेज हैंड करते तो अनम्यूट कर देते आपको। सबकी काफी टाइम हो गई है। सुशीला भाभी, रीना जी दिख तो नहीं रही हैं। अपना हैंड राइज करें, किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज 1 मिनट आप लोगों के लिए रखा जा रहा है। आई के लिए, आई के नीचे सूजन के लिए कोई बात, ऐसा कुछ लीवर से कनेक्टेड लिवर है? से रिलेटेड हो सकता है और किडनी, दो चीजों से रिलेटेड हो सकता है। अगर किसी को आई के नीचे सूजन आती है, स्पेसिफिकली रात को सो के सुबह उठते हैं तब आती है, तो किडनी सबसे इम्पोर्टेंट, तो किडनी का देखें, और नहीं तो फिर लिवर, दो चीजों का जरूरी। डॉक्टर साहब, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जैसे हिपेटाइटिस बी है किसी को, तो वो ना या तो नेगेटिव हो सकती है और रिपोर्ट कभी भी? हाँ, अगर हेपेटाइटिस बी को आप अच्छे से ट्रीट करते हैं तो आगे जाके नेगेटिव भी हो जाता है। आजकल अच्छी मेडिसिन आती हैं। क्योंकि मेरे को मेडिसिन नहीं चली थी, मेरे को हिपेटाइटिस बी थी, मेरे कीटाणु जैसे वो सोए हुए थे लीवर में। हाँ, वो भी होता है। जरूरी तो नहीं कि मैं अभी हेपेटाइटिस बी के बच्चे पेशेंट को ट्रीट किया जाए। काफी लोगों को मैं हैदराबाद में अपना ट्रीटमेंट करवाई थी नागेश्वर रेड्डी जी से, तो उन्होंने हाँ, कोई अगर क्लोज फॉलोअप रखा जाए तो कई बार विदाउट दवाई भी ठीक हो जाता है। हाँ, तो फिर मैं अभी अपना टेस्ट करवाई ना, तो मेरी नेगेटिव आई है, तो ऐसा आ हो जाता है, सकता है? होता है, काफी कॉमनली होता है। बस वही मेरे को पूछना था कि वो सही रिपोर्ट आई कि नहीं हमारी। नहीं, सही होगी, हो जाता है, बगैर दवाई भी हो जाता है। वही मैंने अभी टेस्ट करवाया तो मेरी नेगेटिव आ गई, तो मैं कंफर्म होना चाह रही थी कि सचमुच वैसा हो सकता हाँ है हाँ क्या? हो जाता है, हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। और बीना जी आप अपना सवाल रखिए। बीना जी, बीना गोयल। हाँ आप हाँ, राधे राधे। मैं बोल रही थी कि जो फैटी लीवर से पैरों में दर्द वगैरह भी होता है क्या, मतलब, और आँख के नीचे सूजन वगैरह भी आ जाती है, मेरे को भी आती है, आईज के नीचे स्वेलिंग वगैरह। नहीं हो, और भी कारण हो सकते हैं, सिर्फ अर्ली फैटी लिवर में तो नहीं। अगर बहुत एडवांस फैटी लिवर है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। नहीं, और भी थोड़ा दूसरे फैटी कारण हो लीवर सकते 8-10 साल पहले मेरा चेकअप में आया, फिर अभी 6 महीने पहले करवाया, तब भी उतना ही था, बढ़ा नहीं हैं। है। तो फिर उससे नहीं होगा, फिर कोई और कारण हो सकता है। कई बार एलर्जी भी होती है, या आपको किसी और रीजन की वजह से भी, या अच्छे से नींद नहीं आना उसकी वजह से भी हो सकता है। और एलर्जी की वजह से, एलर्जी की ज्यादा टैबलेट लेना भी गलत है क्या? लेना पड़ता है मेरे को, मतलब स्किन वगैरह में रुखापन आ जाता है, हल्के अगर हल्के दाने जैसे। अगर किसी भी टैबलेट अगर जरूरत है तो लेनी ही पड़ती है, अगर नहीं जरूरत है तो कोशिश करिए ना लीजिए टैबलेट। और वो हर चीज कैल्शियम के लिए लेने अप्लाई से, होता कैल्शियम ज्यादा लेने से उसमें भी है, लीवर में प्रॉब्लम आती है क्या? है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैल्शियम की सेलकॉल में खाती हूँ, तो उससे कुछ हर्ज नहीं है ना? नहीं, उससे कुछ नहीं। वैसे तो मैंने 8-10 साल पहले जो लेवल था वही लेवल अभी भी है, ना ठीक हुआ है, ना कम हुआ है, ना बेसी हुआ है, वैसा ही है अभी भी। ठीक है, मतलब पर फिर भी थोड़ा सा अलर्ट रहिए, मतलब आगे के लिए। हाँ, फैटी नहीं खाए कुछ, ये सब तला फला कम ये कम सब। खाएं हाँ, थोड़ा, प्रिकॉशन लेती हूँ क्योंकि मेरे को डायबिटीज भी है, तो तो थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। डायबिटीज की वजह से भी पेन होता है।
और पैरों में। क्वेश्चंस लेने हैं क्या सुशीला भाभी? आप देख लीजिए। प्रेग्नेंट लेडी का है, 6 मंथ प्रेग्नेंट है, उनका क्वेश्चन पूछ लो, फिर उसके बाद बाइंड अप करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और सवाल आया है, क्या नाम है, नीरा जी धानुका। मैं भी उनका कहना है कि वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं, उनके राइट साइड अपर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, उनका यूएसजी हुआ तो फैटी लीवर आया, उसके लिए क्या करना चाहिए? वो पेन एब्डोमेन तो फैटी लीवर से नहीं हो रहा, आपको फैटी लीवर पेन नहीं करता, वो तो किसी और वजह से ही हो रहा है। तो जैसा फैटी लीवर के लिए करना चाहिए कि अभी तो प्रेगनेंसी में तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बट पोस्ट प्रेगनेंसी वेट कंट्रोल और जो हम सारी बातें डिस्कस कर रहे थे वही चीज़ें करनी है बस। पर अभी पेन उसकी वजह से नहीं है, फैटी लीवर की वजह से नहीं। ओके, नीरा जी का हो गया। और कोई बहन एक बार बोल रही थी ना? हाँ, मैं बोलिए। आप हेलो, पूछिए, हाँ सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। मैं बोल रही थी कि जो हम हलीम सीड्स और चिया सीड्स और आपका फ्लैक्स सीड्स, कोई भी सीड्स को कंज्यूम करने से क्या लीवर पे उसका इफेक्ट होता है खराब? नहीं, खराब इफेक्ट तो नहीं होते। ज्यादातर जो लिटरेचर आया है इनके बारे में, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स वगैरह बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं। तो हलीम ऐसा सीड्स? उसका मुझे नहीं आइडिया, पर फ्लैक्स और चिया सीड्स के बारे में तो मैंने अच्छा ही सुना है। हालांकि मैं नहीं लेता हूँ, बट थोड़ा मात्रा में, हल्के फुल्के मात्रा में लेना चाहिए। बट लिवर पे कोई मैंने ऐसा सुना नहीं, ना कभी मैंने पढ़ा। मैं गूगल में पढ़ी थी तो हलीम सीड्स का लिखा था कि माने अगर ज्यादा कंज्यूम हो गया तो वो आपको लिवर इफेक्ट करता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो इनके बारे में मैंने नहीं पढ़ा, बट फ्लैक्स सीड और वो तो सेफ माने जाते हैं। अच्छा, बट ये जो भी इस तरह की चीजें, कोशिश करके उसको थोड़ा लिमिट अमाउंट में लीजिए। हाँ नहीं वो हमारे ठीक है, पर मैं आपसे पूछ रही थी कि इसका खराब इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ना। वो वाला जो सीड है, थर्ड वाला, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मैंने सुना नहीं उसके बारे में ज्यादा कुछ। गुड इवनिंग डॉक्टर, मेरा एक और सवाल है। आजकल जो फैट बर्नर्स ले रहे हैं जो कि ओवरवेट ओबीस, क्या वो भी हमारी लीवर के ऊपर इफेक्ट डालती है? हाँ, आई थिंक फैट बर्नर्स कोशिश करें, अवॉइड ही करें, क्योंकि अभी उनके ऊपर पूरी स्टडी नहीं हो रखी, और फ्यूचर में हो सकता है हमें कुछ निकले कि ये तंग करते हैं हमारी बॉडी को। तो कोशिश करिए कि अवॉइड करने का। और ये जो प्रोटीन पाउडर लेते हैं उसका क्या डॉक्टर? बेसिक प्रोटीन पाउडर तो ले सकते हैं आप। जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए प्रोटीन पाउडर लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव बीच बीच में आता रहता है, लेकिन जो आप बेसिक प्रोटीन एक्स वगैरह और ये हैं, इनमें कोई नुकसान नहीं है, वो तो आप ले सकते हैं। मैं वे प्रोटीन के बारे में पूछ रही थी। वो ले सकते हैं, अगर अच्छी ट्रस्टेड कंपनी का है तो ले सकते हैं। कभी कभी कोई हर्बल वाले या वैसे वाले आते हैं, कोशिश करके वो अवॉइड करिए। कार्यक्रम क्या आई थिंक हाँ, बहुत सारे सवाल के जवाब मिले हैं डॉक्टर साहब। सुशीला भाभी, अभी हम धन्यवाद ज्ञापन की तरह बढ़ रहे हैं पूनम जी, और डॉक्टर दीपक, पूनम जी तो देंगे ही धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। एज ए मेरी बेटी के आप फ्रेंड हैं, मेरे बेटे हैं, उसके विषय में भी मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा इतना मान सम्मान रखते हैं कि किसी भी टाइम आपको मैं फोन करूं और आप हमेशा तैयार रहते हैं, और इतनी अच्छी जानकारी हमें मिली, सभी बहनों की क्वेश्चनों के आंसर मिले, इसके लिए तहे दिल से मेरी तरफ से आपका शुक्रिया। और हमारी संस्था की तरफ से पूनम जी आ रही हैं, हमारी नेत्रदान सखी, ये धन्यवाद कर रही हैं। थैंक यू। राधे राधे सभी को। आवाज आ रही? हाँ आ रही है पूनम जी। यवतमाल की वासी हूँ मैं, पूनम जयपुरिया मेरा नाम, शाखा की अध्यक्षा हूँ मैं, और नेत्रदान सखी में है मेरा काम, नेत्रदान सखी में है मेरा काम। कैसे धन्यवाद करें आपका, अल्फाज नहीं मिलते, कैसे धन्यवाद करें आपका, अल्फाज नहीं मिलते। यह कार्यक्रम इतना खूबसूरत ना होता जो आप जैसे मेहमान ना हो मिलते, जो आप जैसे मेहमान नहीं। तो चलिए धन्यवाद ज्ञापन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी मुख्य अतिथि
निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा श्री शारदा जी लाखोटिया जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौ संध्या जी अग्रवाल का, जिन्होंने इतना कीमती समय इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए दी। अब मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम की संचालिका सौ सुशीला जी फरमानिया का, जो कि हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख है। ये अगर ना होते तो इस तरह के नए नए प्रकल्प हमारे सामने जरूर ना आ पाते। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे मेहमान डॉक्टर दीपक गोयल जी का, जिन्होंने वर्ल्ड लीवर डे पर इतना सुंदर और महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, जिससे हमारे कई सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो बहुत सारे क्लियर हो गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और हमारे इस कार्यक्रम की संयोजिका मधु जी का भी मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी राष्ट्रीय प्रांतीय सम्मानीय अतिथियों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। सभी श्रोतागण जिन्होंने बड़े ही धैर्य और संयम से दीपक जी को सुना, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और प्रोक्ष अप्रोक्ष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया, उन सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। संध्या दीदी, और कुछ बाकी है या हम वाइंड अप करें? संध्या जी, आपकी इजाजत चाहते हैं? संध्या भाभी अनम्यूट है। शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है डॉक्टर साहब उन ने तक। बहुत अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। मेरे ख्याल से कोई और संदेह नहीं रहा है। बहुत सुंदर, बहुत पुनः आपका आभार डॉक्टर दीपक गोयल जी, बहुत सुंदर जानकारी। और किसी बहन के कोई क्वेश्चन रह गए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिएगा हमें। किसी के भी हो तो मैं डॉक्टर दीपक तक पहुंचा दूंगी, तो उनका जो रिप्लाई आएगा आप लोगों तक भेज दिया जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत तो मधु धन्यवाद। जी, हाँ, डॉक्टर दीपक आपको पुनः धन्यवाद। और मधु जी जी, तो अब बहुत कर बहुत देते हैं आपका मीटिंग को। धन्यवाद भाभी जी, जो हम लोगों को ये चांस देती हैं, अवसर देती हैं और इतनी अच्छी जानकारी पूरे देश तक पहुंचा रही है। बहुत बहनें जुड़ी। अपनी तो लिमिट थी 100 सीट्स की। मुझे लगता है बहुत सारी बहनों का एडमिट का आ रहा था, पर अपने पास उपाय नहीं था। बहुत बहनें जुड़ी और बहुत अच्छी जानकारी, इतने सारे सवाल का जवाब डॉक्टर साहब ने दिया है। लीवर की तो बहुत जानकारी आज बहनों को मिली है। जरूर जरूर, आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ दीपक आपकी जब भी जरूरत हमें होगी तो जरूर बिल्कुल हम आपकी हेल्प लेंगे। डेफिनेटली। इतनी व्यस्त टाइम में से डॉक्टर साहब ने अपने लोग को टाइम दी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके जी, थैंक यू। ठीक है भाभी जी, एंड करें मीटिंग को। हाँ थैंक यू। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।